गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 270 है। यूपीपीएससी पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है और इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 270 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और आज 2 मई हो गई है, 14 को एग्ज़ाम है और 50% डिस्काउंट चल रहा है लास्ट 13 डेज़ के लिए। तो आप इसको चाहो तो पेड ग्रुप से जुड़ सकते हो। पहला प्रश्न है, अल्फा क्रेटिन एक प्रोटीन है जो मुख्य रूप से डैश में मौजूद होता है, ब्लड में, स्किन में, वूल में, एग में, यानी रक्त में, त्वचा में, ऊन में, अंडे में। अल्फा क्रेटिन एक प्रोटीन है जो मुख्य रूप से ऊन यानी वूल में मौजूद होता है। तो रेशेदार ऊन जो है मुख्य रूप से अल्फा क्रेटिन नामक प्रोटीन से बनी होती है। बाकी क्रेटिन की बात करें तो हमारे बालों में, नाखूनों में और त्वचा की बाहरी परत के ऊतकों को बनाने में मदद करता है क्रेटिन। पीसीएस में कई बार प्रश्न बना क्रेटिन से। क्रेटिन अंगों, ग्रंथि और शरीर के अन्य हिस्सों के अस्तर में कोशिकाओं में भी पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन प्रोटीन निम्नलिखित में से किस में पाए जाते हैं? एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन प्रोटीन जो हैं ये पाए जाते हैं रक्त में, ब्लड में। ठीक है। और कॉकरोच में तो रक्त होता ही नहीं, इसको तो एलिमिनेट कर दो। क्लोरोफिल पौधों से संबंधित है। देखिए, रक्त में 2 प्रकार के प्रोटीन होते हैं, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन। और रक्त प्रोटीन हमारे शरीर को उन पदार्थों का उत्पादन करने में मदद करता है जो इसे कार्य करने की आवश्यकता होती है। और इन पदार्थों में हार्मोन्स, एंजाइम और एंटीबॉडी शामिल हैं। प्लेटलेट्स क्या है? प्लेटलेट्स एरिथ्रोसाइट है, थ्रोम्बोसाइट है, हार्मोन है, लिम्फोसाइट है। प्लेटलेट्स एक थ्रोम्बोसाइट है। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो प्लेटलेट थ्रोम्बोसाइट है और यह रक्त स्कंदन में मदद करता है। रक्त स्कंदन यानी ब्लड क्लॉटिंग। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। स्टोमेटा का खुलना और बंद होना पौधों में नियंत्रित करता है क्या? ऑक्सीजन का परिवहन, भोजन का संतुलन, गैस विनिमय और जल संतुलन, इनमें से कोई नहीं। देखिए, स्टोमेटा का खुलना और बंद होना जो है गैस विनिमय और जल संतुलन को नियंत्रित करता है। बी है इसका आंसर। तो स्टोमेटा का खुलना और बंद होना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पौधों में जो है गैस विनिमय और जल संतुलन को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। लिम्फोसाइट के प्रकार के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट है, यहाँ पर कौन सा इसमें करेक्ट होगा? देखिए, बी लिम्फोसाइट रोगजनक को मारने और प्रतिरक्षी के उत्पादन में मदद करते हैं। टी लिम्फोसाइट प्रतिरक्षी का उत्पादन करते हैं और एक बाहरी प्रतिजन के साथ जुड़ते हैं। कौन सा करेक्ट है इसमें? पहले भी हमने चर्चा की है लिम्फोसाइट पर, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। जो बी लिम्फोसाइट है वो प्रतिरक्षी का उत्पादन करते हैं और बाहरी प्रतिजन के साथ जुड़ते हैं। तो पहला वाला इनकरेक्ट है। इंटरचेंज करोगे तो करेक्ट होंगे दोनों। और टी लिम्फोसाइट रोगजनक को मारने और प्रतिरक्षी के उत्पादन में मदद करते हैं। तो ऊपर का नीचे होना चाहिए, नीचे का ऊपर। फिलहाल दोनों के दोनों इनकरेक्ट हैं। डी है इसका आंसर। देखिए, हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में जो है ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो हमलावर रोगजनक को मार देती हैं, जैसे कि लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट जो है एग्रेन्युलोसाइट का एक प्रकार है। यह बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट है। टी लिम्फोसाइट रोगजनक को मारने और प्रतिरक्षी के उत्पादन में मदद करते हैं, जबकि बी लिम्फोसाइट प्रतिरक्षी का उत्पादन करते हैं और एक बाहरी प्रतिजन के साथ जुड़ते हैं। तो ऊपर का नीचे लिखा हुआ, नीचे का ऊपर, इसलिए इनकरेक्ट है। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज या पीडीएफ सीरीज प्राप्त कर सकते हो, जो मिल रही है 50% के डिस्काउंट पे। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। हरे पौधे में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला वर्णक कौन सा है इनमें? हीमोग्लोबिन तो रुधिर में पाया जाता है। क्लोरोफिल, आसान सा प्रश्न है, सी है आंसर। तो हरे पौधे में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला वर्णक कौन सा है? क्लोरोफिल। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। एनोफ्लीज मच्छर के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट है, यहाँ पर कौन सा इसमें करेक्ट होगा? एनोफ्लीज मच्छर ठंडी पर्यावरणीय परिस्थितियों में रहता है और मलेरिया रोग जो है वो नर एनोफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। कौन सा करेक्ट है? देखिए, जो क्यूलेक्स मच्छर होता है वो ठंडी पर्यावरणीय परिस्थितियों में रहता है। एनोफ्लीज जो है वो उष्ण कटिबंधीय यानी गर्म पर्यावरणीय परिस्थितियों में रहता है। गलत है पहला स्टेटमेंट। और जो मलेरिया रोग है वो मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से होता है, ना कि नर। तो दोनों के दोनों गलत हैं। डी है इसका आंसर। ये तो कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है।
तो एनोफ्लीज मच्छर गर्म पर्यावरणीय परिस्थितियों में रहता है और नाव के आकार का अंडा देती है ये। और मलेरिया रोग जो है वो मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से होता है, ना कि नर एनोफ्लीज। क्यूलेक्स की बात करेंगे तो क्यूलेक्स रहता है ठंडी पर्यावरणीय परिस्थितियों में और सिगार के आकार का अंडा देता है क्यूलेक्स। क्वेश्चन नंबर 8 पर अजीब निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है? यह है रचनाएं और यह है इनके रचनाकार। दासबोध, दशम ग्रंथ, पंचमन, अंतर्भव, अंतभर्व। दासबोध समर्थ गुरु रामदास की रचना है। दसम ग्रंथ गुरु गोविंद सिंह, पंचमन समर्थ गुरु रामदास, अंतर्भव समर्थ गुरु रामदास। देखिए पहला करेक्ट है, दशम ग्रंथ गुरु गोविंद सिंह, ये भी सही है। और पंचमन और अंतर्भव ये भी समर्थ गुरु रामदास की ही रचनाएं हैं, तो सारे के सारे करेक्ट हो गए, डी है इसका आंसर। समर्थ गुरु रामदास महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत थे और छत्रपति शिवाजी के गुरु थे वो। उन्होंने दासबोध नामक एक ग्रंथ की रचना की थी जो मराठी भाषा में। इसके अलावा पंचमन और अंतर्भव की भी रचना उन्हीं के द्वारा की गई। और दशम ग्रंथ जो है सिख धर्म के अनुयायियों का धार्मिक ग्रंथ है, इसकी रचना की थी गुरु गोविंद सिंह ने, तो डी करेक्ट हो जाएगा, सारे के सारे सही सम्मिलित है। करंट अफेयर्स का प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने भर्ती में अनुचित साधनों के प्रयोग को रोकने के लिए प्रतियोगी परीक्षा अध्यादेश को मंजूरी प्रदान की है? ये उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने ऐसा किया है। हाल ही में बैक टू बैक पेपर लीक हुए वहां पर, जिससे सरकार ने कानून बनाया। तो उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों के नियंत्रण और रोकथाम के लिए उपाय अध्यादेश 2023 को राज्य सरकार ने हाल ही में मंजूरी दी थी। और इस अध्यादेश का उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षा पर प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले अपराधों को रोकना है। ठीक है, पेपर जो लीक कराएगा तो इसमें प्रावधान है कि उसकी संपत्ति तक जब्त कर ली जाएगी। 10वां प्रश्न, भारत ने हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ मिलकर डिजिटल कार्य योजना 2023 को मंजूरी दी है? ये किया है आसियान के साथ मिलकर, ए है आंसर। देखिए भारत के साथ डिजिटल मंत्रियों की जो तीसरी बैठक है, तीसरी आसियान बैठक का आयोजन वो 10 फरवरी 2023 को वर्चुअल माध्यम से किया गया। और संचार राज्य मंत्री श्री देबू सिंह चौहान और फिलीपींस के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव श्री इवान जान ईयूवाई ने इस बैठक की जो है सह अध्यक्षता की। क्वेश्चन नंबर 11 पर अजय, एशियाई हाथी से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? देखिए एशियाई हाथी की 3 उप प्रजातियां हैं, भारतीय हाथी, सुमात्रान हाथी और श्रीलंकाई हाथी। और इन प्रजातियों की संख्या अफ्रीकी हाथियों से कम है या अधिक है? और इन प्रजातियों की IUCN की रेड लिस्ट में अगर स्थिति देखें तो संकटग्रस्त है, यानी इंडेंजर्ड। सारे के सारे करेक्ट हैं ये, बिल्कुल सारे के सारे करेक्ट हैं। दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, डी है इसका आंसर। अफ्रीकी हाथी लगभग 4 लाख हैं इस पृथ्वी पर। तो एशियाई हाथियों की बात करें तो एशियाई हाथी की 3 उपप्रजातियां, भारतीय हाथी, सुमात्रान हाथी, श्रीलंकाई हाथी। और वैश्विक जनसंख्या की इनकी बात करें तो 20,000 से 40,000 अनुमानित है। और इस महाद्वीप के अधिकांश हाथी भारतीय उपप्रजाति के हैं और इन प्रजातियों की जो संख्या है वो सबसे अधिक है यहाँ पर। ठीक है, और IUCN की रेड लिस्ट में इनकी संकटग्रस्त जो स्थिति देखें तो संकटग्रस्त है, यानी इंडेंजर्ड। और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची 1 में शामिल है और साइट्स के अपेंडिक्स यानी परिशिष्ट 1 में इनको शामिल किया गया है। इसके विपरीत अफ्रीकी हाथियों की बात करें तो अफ्रीकी हाथियों की 2 उप प्रजातियां हैं, सवाना हाथी और वन हाथी। और वैश्विक जनसंख्या इनकी एशियाई हाथियों से अधिक है, लगभग 4 लाख है। और ये 4 लाख है तो ये वुल्नरेबल हो गए। अब इन चिंताएं क्या हैं हाथियों के लिए? देखिए हाथियों के शिकार में वृद्धि हुई है पिछले कुछ समय से, प्राकृतिक वास की इनकी क्षति हुई है, मानव हाथी संघर्ष बढ़ा है और संरक्षण हेतु कैद में रखे जाने के दौरान अनुचित प्रबंधन इनका और हाथियों के पर्यटन से संबंधित नुकसान, तो ये सब चिंताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 12, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है? भारत सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 200 रुपये प्रति गैस सिलेंडर सब्सिडी को 1 वर्ष हेतु बढ़ा दिया है।
और बिल्कुल हाल ही में बढ़ाया गया है, करेक्ट है पहला वाला। और इस योजना का उद्देश्य खाना पकाने हेतु स्वच्छ ईंधन प्रदान करके महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा करना है। ये भी सही है। इस योजना के तहत सब्सिडी सीधे पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा की जाती है। ये भी करेक्ट है, तीनों के तीनों करेक्ट हैं, डी है आंसर इसका। तो हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री मुद्रा उज्ज्वला योजना के तहत 200 रुपये प्रति गैस सिलेंडर सब्सिडी को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया, जिससे 9.59 करोड़ लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं। इसमें जो है सब्सिडी सीधे पात्र लाभार्थी के खाते में जाती है। 2016 में इस योजना को शुरू किया गया था। ठीक है, भारत में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को एलपीजी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से। और इस योजना का उद्देश्य खाना पकाने हेतु स्वच्छ ईंधन यानी एलपीजी फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस प्रदान करके महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा करना। तो डी करेक्ट है। डिजी क्लेम पहल निम्नलिखित में से किस योजना के तहत लॉन्च किया गया है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इनमें से कोई नहीं। डिजी क्लेम एक डिजिटल पहल है जो सरकार बीमा देती है ना फसल से रिलेटेड, तो उस बीमा प्रक्रिया को जो है तीव्र बनाया जा सके। तो डिजी क्लेम एक डिजिटलाइज्ड क्लेम भुगतान मॉड्यूल है, जिसे हाल ही में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत लॉन्च किया है। और इस मॉड्यूल के लॉन्च होने के साथ दावों यानी क्लेम का निपटान इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा, जिससे 6 राज्यों के संबंधित किसानों को लाभ होगा। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और हरियाणा। और इनमें जो है 2023 तक 23 मार्च 2023 को जो है कुल 1260.35 करोड़ रुपए का बीमा दावा या क्लेम निपटान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 पर ये विश्व जल दिवस यानी वर्ल्ड वाटर डे प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना है? किस सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करना है? तो सतत विकास लक्ष्य 6, सतत विकास लक्ष्य 4, सतत विकास लक्ष्य 1, उपरोक्त सभी नहीं है। ठीक है, SDG 6 है। तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को। और वर्ष 2023 की थीम क्या है? जल और स्वच्छता संकट के समाधान में तेजी लाना। ठीक है, जिसमें वैश्विक जल संकट के निदान हेतु उच्च कार्यवाही करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1993 में एक प्रस्ताव जारी करके प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाने की घोषणा की थी। देखिए, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार इस दिवस को मनाने के पीछे का विचार सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी SDG 6 वर्ष 2030 तक सभी के लिए जल और स्वच्छता उपलब्ध करना है। तो SDG 6 में है, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी गैस कोयले की खाद्यान्नों में विस्फोट का कारण बनती है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कौन सी है बताइए? A या D? मीथेन, CH4। देखिए, मीथेन विस्फोट जो है तब होते हैं जब खनन से मीथेन गैस का निर्माण होता है और दबाव जो है वो उच्च होता है। और कोयले की धूल भी प्रकृति में अत्यधिक ज्वलनशील होती है और विस्फोट का कारण बनती है। तो 15 प्रश्न ऐड किए गए थे, ये GS के, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। सब्सक्राइब रखिएगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। धन्यवाद।